हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने लेक्चर फर्स्ट में सॉलिड के टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टल लाइटिस क्या है, यूनिट सेल क्या होगा, फेस को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम भी हम लोग फाइंड करेंगे और किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल को एनालिसिस करेंगे उसमें क्या क्या पाया जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिराइव करेंगे, यानी लास्ट में न्यूमेरिकल भी हमें करना आ जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ अगर जुड़े रहते हैं वीडियो के साथ, तो आपको आज के बाद से आपको कहीं से भी इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं सॉलिड स्टेट लेक्चर 2। तो इसके पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूं 2 मिनट के अंदर प्रीवियस वीडियो को। उसमें हमने बताया था एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस मैंने बताया था। तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफिनिट रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में यहां जो है कोई डिफिनिट रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में नहीं होता है। मतलब रैंडमली अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। किसमें? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस मतलब शेप ना निश्चित हो, मतलब रैंडमली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों एग्जाम में, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आपके पूछ सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में आप बदलिए, कन्वर्ट करिए, या क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करिए। तो क्वार्ट्ज इज एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लास है एमॉर्फस सॉलिड। तो अगर क्वार्ट्ज को ग्लास में या क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में अगर आपको बदलना है तो समझिए कैसे आपको करना पड़ेगा। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को पहले मेल्ट कर दो। जब मेल्ट करोगे तो पहले क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के होंगे वो टाइटली अरेंजमेंट में होंगे, एक दूसरे से बंधे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब मेल्ट करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है थोड़ा दूर दूर होंगे, रैंडमली थोड़ा मूव करेंगे और फिर उसको तुरंत कूल कर दो। सडनली अगर कूल करोगे तो पार्टिकल्स फिर नजदीक आएंगे, फिर वो रैंडमली अरेंजमेंट हो जाएगा। मतलब वो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में ना हो करके वो थोड़ा सा डिसऑर्डर में अरेंजमेंट होगा, फिर वो सॉलिड में बदलेगा। लेकिन वो डिफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट ना हो करके थोड़ा सा डिसऑर्डर में होगा, तो वो फिर एमॉर्फस सॉलिड में बदल जाएगा। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में बस डिफरेंस यही है कि पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन में डिफिनिट रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, एमॉर्फस में डिफिनिट रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। तो आप क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में बदलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सॉलिड को आप क्या करिए, मेल्ट करिए, और मेल्ट करने के बाद आप सडनली उसको कूल करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड में। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और फर्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे क्रिस्टल लाइटिस। क्रिस्टल लाइटिस या इसी को बच्चों बोलते हैं स्पेस लाइटिस, या इसी को बोलते हैं स्पेस लाइटिस। क्रिस्टल लाइटिस या स्पेस लाइटिस। क्रिस्टल लाइटिस या स्पेस लाइटिस होता क्या है? इसमें क्या होगा कि ऐसा क्रिस्टल, लाइटिस का मतलब समझिए, इसका ऐसा क्रिस्टल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम, आयन, मॉलिक्यूल का डिफिनिट रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हो और वो भी 3D स्पेस में। तो ऐसे क्रिस्टल को क्रिस्टल लाइटिस बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे डिफिनिट रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, दैट इज एटम भी हो सकता है,
आयंस भी हो सकता है एंड मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल इन 3D, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, इन 3D स्पेस, इन 3D स्पेस ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड क्रिस्टल लाइटिस, आर कॉल्ड क्रिस्टल लाइटिस। इसे क्रिस्टल लाइटिस बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए क्रिस्टल लाइटिस एक बार फिर से। जैसे मान लेते हैं कोई स्कूल है, एक एग्जांपल आप समझिए, कोई स्कूल है, स्कूल में मान लेते हैं 20 रूम है, तो जो पूरा सिस्टम होगा, जो पूरा स्कूल होगा, वो होगा क्रिस्टल लाइटिस, और उसमें जो रूम होगा एक एक, वो हो जाएगा यूनिट सेल। वो क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट सेल हो जाएगा। हाँ, यूनिट सेल का मतलब होगा कि जो क्रिस्टल लाइटिस का सबसे जो छोटा पार्ट, मतलब स्कूल का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो रूम होगा, और रूम हो जाएगा यूनिट सेल, और यूनिट सेल ढेर सारे मिल करके क्रिस्टल लाइटिस बनाएंगे, यानी ढेर सारा कमरा, रूम मिल करके एक स्कूल बना देगा। तो स्कूल इज ये क्रिस्टल लाइटिस या स्पेस लाइटिस, जबकि स्कूल में जो कमरा होगा, रूम होगा, उसे हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो अगला डिफिनेशन आप लिखेंगे बच्चों, यूनिट सेल। यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है आपको इमेजिनेशन पर डिपेंड है। अगर आपका इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग है तो आप सॉलिड स्टेट चैप्टर को अच्छे से डील कर सकते हो, समझ सकते हो। आपको मतलब इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो यूनिट सेल क्या है? इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लाइटिस। तो लिख सकते हैं यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ crystal lattice, smallest part of crystal lattice which repeat again and again in 3D space, of crystal lattice are called यूनिट सेल। इसे बच्चों बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल लाइटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो 3D अरेंजमेंट में बार बार रिपीट होगा। मतलब ढेर सारे यूनिट सेल आपस में मिल करके क्रिस्टल लाइटिस को बनाएंगे। मतलब 3D में बार बार रिपीट करके क्रिस्टल लाइटिस बनाए वो यूनिट सेल, वो मतलब पार्ट, उसी को बोलेंगे यूनिट सेल। तो बहुत ही आसान है बच्चों यूनिट सेल। जैसे ये हमारा क्लास है, रूम, तो ये हमारा यूनिट सेल होगा। अब यूनिट सेल कमरा अगर है तो कमरे में अगर देखा जाए तो फेस कितना, एक दीवार इधर है, एक इधर, 2 3 4 दीवार हो गया, एक 5 और नीचे 6। तो पूरे मतलब रूम में कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। जैसे बच्चों आप देखिए, ये मान लेते हैं एक यूनिट सेल है। ये क्या है? यूनिट सेल है। मान लेते हैं एक यूनिट सेल ये है। अब अगर ये यूनिट सेल मैंने मान लिया, अब ढेर सारा ऐसे मान लेते हैं, ढेर सारा यूनिट सेल ऐसे मिल जाए, ऐसे अभी हमारे पास तो 3 ही है, अगर ढेर सारे ऐसे कंपोनेंट मिल जाएं तो पूरा बड़ा सा एक कंपोनेंट बनेगा, तो वो क्रिस्टल लाइटिस हो जाएगा, जो बड़ा सा बनेगा। और उस बड़े से क्रिस्टल लाइटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट इज ये एक डिब्बा जो होगा, ये हो जाएगा हमारा यूनिट सेल। तो आपको इसी को समझना है, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लाइटिस। बड़ा सा अगर ढेर सारे यही टाइप के अगर होते तो क्रिस्टल लाइटिस होगा। अब ये 3D में है ना, देखिए एक्स वाई जेड एक पॉइंट है, यहाँ 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड 3D में है, 3 डायमेंशनल है। अब ये यूनिट सेल है, मतलब ये कमरा ले लो या एक डिब्बी ले लो, सारा यूनिट सेल है। तो अगर ये यूनिट सेल है बच्चों, मान लेते हैं ये कमरा है, तो बताओ यहां फेस कितना है? फेस मतलब प्लेन सरफेस क्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, कितना फेस है? 6 फेस है। बात समझ में आया? तो यूनिट सेल ये है जिसमें 6 फेस है, और कॉर्नर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7
8, एक यूनिट सेल में 8 कार्नर होंगे। ऐसे आपकी क्लास में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्नर हो गया। फेस देखिए कमरे में 1 2 3 4 5 6, 6 फेस हो गया। अच्छा ये बताओ एक यूनिट सेल में एज कितना होगा, एज किनारा। तो किनारा अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने किनारा होंगे, कितने एज होंगे, 12। ऐसे कमरे में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना किनारा हो गया, 12 एज होते हैं। बताइए बच्चों ये यूनिट सेल है तो इसमें बॉडी सेंटर कितना होगा, केवल एक। इस यूनिट सेल में केवल बीच में ही तो एक बॉडी सेंटर होगा, एक बॉडी सेंटर होगा। बात समझ में आया। तो मैं यहां बच्चों बनाता हूं एक यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है, देखिए ये यूनिट सेल हो गया, एक क्यूबिक यूनिट सेल में बना देता हूं ऐसे। ऐसे इसको आप जोड़ दो, इसको इधर से जोड़ दो, ये यूनिट सेल बन गया। बात समझ में आया। अब यूनिट सेल ये है, ये पूरा कमरा बन गया है, वो डिब्बी मान ले ऐसे मैंने बना दिया। अब यहां अगर देखा जाए बच्चों तो ये जो पार्ट है ये कार्नर है ना, एक कार्नर, दो कार्नर, तीन कार्नर, चार कार्नर, पांच कार्नर, 6 कार्नर, 7 एंड 8, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कार्नर हो गया। बात समझ में आया। अब इस डिब्बे के बीच में जो सेंटर होगा केवल एक ही सेंटर होगा ना, तो इसे हम बोलेंगे बॉडी सेंटर। क्या बोलेंगे इसे, बॉडी सेंटर, इसे बॉडी सेंटर बोलेंगे। बात समझ में आया। अब फेस अगर देखें तो फेस काउंट कर लो, एक ये वाला पोर्शन अगर कीजिए, इधर एक, इधर और एक इधर, 2, एक इधर 3, एक ये वाला उधर 4, एक इधर 5 और एक ऊपर लगा हुआ है, देखिए एक ऊपर एक नीचे, 2, एक इधर एक उधर, 4, एक इधर एक इधर, 6। तो कितने फेस हो गए, 6 फेस है। तो फेस सेंटर कितने होंगे, इसी फेस पर ही तो फेस सेंटर बनेगा। ये बच्चों हो जाएगा फेस सेंटर। क्या हो जाएगा, फेस सेंटर। ये हो गया बॉडी सेंटर एकदम बीच में। अब 3D में तो आप देख नहीं सकते हो ना, तो इमेजिन करना पड़ेगा। अब यहां देखिए ये फेस हो गया, ये बॉडी सेंटर हो गया, एक फेस यहां, एक फेस यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। तो केवल मैं एक ही फेस आपको दिखा रहा हूं। एज कितना है, मतलब किनारा कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना किनारा हो गया, 12। तो आप एज सेंटर अगर बनाओ तो किनारा यही तो होगा, एज मतलब किनारा, बीच में लगा दो पॉइंट, तो इसी को बोलेंगे बच्चों एज सेंटर। तो आपको ये पता होना चाहिए फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, कार्नर कितना होगा, एज कितना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ फेस क्या है, तो फेस क्या है, फेस क्या है, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस ऑफ यूनिट सेल, प्लेन सरफेस ऑफ यूनिट सेल आर कॉल्ड फेस। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। किसी भी यूनिट सेल का जो प्लेन सरफेस होगा उसे हम बच्चों बोलेंगे फेस। अब आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए, जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बात समझ में आया बच्चों, चलिए ठीक है। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए आगे कुछ कॉन्सेप्ट में कंटिन्यू करता हूं। अब अगला पॉइंट बच्चों आप देखेंगे क्रिस्टल पॉइंट या स्पेस पॉइंट। अगला हेडिंग है क्रिस्टल, क्रिस्टल पॉइंट या इसी को क्रिस्टल साइट भी बोलते हैं। क्रिस्टल साइट, पॉइंट या साइट बात एक ही है, ध्यान से समझना। मतलब किसी भी क्रिस्टल लैटिस में वो प्लेस, वो पोजीशन, वो पॉइंट जहां एटम प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल पॉइंट। तो आप लिख सकते हो पॉइंट, पॉइंट इन
crystallitis, sorry, point in crystallitis where atom are present, जहां एटम प्रेजेंट हो, where atom are present are called crystal point. उसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टल पॉइंट या क्रिस्टल साइट। मतलब ऐसा प्लेस, ऐसा पोजीशन, ऐसा पॉइंट जहां एटम प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्रिस्टल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल पॉइंट। अब बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखते हैं, कितने टाइप का यूनिट सेल होता है। देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के टाइप्स कितने होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ presence of atom, यूनिट सेल मेनली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फोर्थ है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। बाकी 3 एफसीसी, बीसीसी एंड ईसीसी को नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो फर्स्ट बच्चों मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। फर्स्ट हेडिंग है बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या एससीसी, शॉर्टकट में इसका नाम है एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी। इसमें क्या होता है बच्चों? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट होते हैं केवल कॉर्नर पर। एटम प्रेजेंट एट only at all corner of unit cell। मतलब ऐसा यूनिट सेल जिसमें सारे एटम केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, तो ऐसे यूनिट सेल को बच्चों बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ में आया? मतलब सारे एटम कहां प्रेजेंट हो? कॉर्नर पर। तो ऐसे यूनिट सेल को बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैं स्ट्रक्चर इसका बनाऊं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अगर बच्चों मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं, तो ऐसे ड्रा कर सकते हैं, आप भी ड्रा कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल। ऐसे जोड़ दो, इधर जोड़ दो, ऐसे इधर से जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, बन गया स्ट्रक्चर। अब हमारे पास स्लाइड तो है नहीं कि ऐसे उठा दे स्ट्रक्चर तुरंत बन जाए, और स्लाइड उतना बेस्ट होता भी नहीं है। जो आप लिख करके पढ़ोगे उसकी बात ही अलग है। तो ये देखिए, यहां बताइए, ये हमारा एक यूनिट सेल है। हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिखाना चाह रहे हैं, मतलब सारे एटम कहां प्रेजेंट हैं? ऑल कॉर्नर। तो एक कॉर्नर, 1 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर और 8 कॉर्नर। कितने कॉर्नर? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हैं। और सारे कॉर्नर पर कौन प्रेजेंट है? एटम प्रेजेंट है। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्या? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा ये बताओ, क्या यहां एटम प्रेजेंट होगा? नो, ये कॉर्नर नहीं है, ये क्रॉस करके गया तो लग रहा है। तो अब ये व्हाइट बोर्ड पर लग रहा है कि यहाँ कॉर्नर, लेकिन ये कॉर्नर नहीं है, ये भी कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर ये नहीं, केवल यहां लग रहा है, वो 3D आपको सोचना है। बात समझ में आया? चलिए सेकंड देखिए बच्चों। सेकंड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगला हेडिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी प्रेजेंट हो, तो उसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड
and each face center of unit cell are called शॉर्टकट में बोलेंगे FCC। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों? FCC बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर बना दो ऐसे, क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे मिला दो, मिल गया। देखिए आसान है। अच्छा, सभी कॉर्नर पर एटम है, चलो रख दो, 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर नीचे, सभी कॉर्नर पर एटम हो गए। तो अभी तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना, लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें FCC बनाना। तो सभी फेस पर रख दो, एक फेस इधर वाला पोर्शन ऐसे कट करो तो एक दीवार, एक फेस मतलब एक दीवार इधर है, एक इधर है, एक इधर 4, एक ऊपर एक नीचे। तो एक फेस इधर है तो एक फेस, एक एटम इधर प्रेजेंट कर दिया। ऊपर वाला एक दीवार है तो यहां एक एटम प्रेजेंट कर दो, 2। एक उधर वाला है, एक उधर है ना, तो यहां 3 हो गया। एक नीचे है तो ये 4 हो गया ना। एक इधर है, ये वाला ऐसे निकालिए तो ये 5 हो गया, और एक नीचे तो एक 6। तो कितना फेस हो गया? 6 फेस। तो ये स्ट्रक्चर बन गया FCC का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए अगला, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगला हेडिंग लिखिएगा बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को शॉर्टकट में बोलेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए यहां एटम कहां प्रेजेंट होते हैं? तो लिखेंगे आप एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड एटम प्रेजेंट at BCC, body center of unit cell are called, इसी को बच्चों क्या बोलेंगे? BCC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे बनाइए, एक यूनिट सेल लीजिए। एटम कहां प्रेजेंट होंगे? एटम सभी कॉर्नर पर तो सब में प्रेजेंट है, कॉर्नर पर तो होगा ही, साथ में कहां हो जाएगा आपकी बार? BCC, मतलब बॉडी सेंटर, एक ही बॉडी सेंटर होगा यूनिट में। तो ये हो गया BCC का स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ इज इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को ECC बोलते हैं शॉर्टकट में। क्या बोलते हैं बच्चों? ECC, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए इसको हम पहले मिटा देते हैं बच्चों, नीचे वाला मिटा दें। तो आप लिखेंगे इसमें एक पॉइंट लिखिए, एटम प्रेजेंट एट, लिखिएगा एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड इंड सेंटर्ड एंड two atom present at two opposite phase, that is alternate phase। बात समझिएगा,
मतलब इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब हुआ बच्चों कि सारे एटम कॉर्नर पर तो हो ही, ऑल कॉर्नर पर एटम हो, इसके बाद दो एटम टू अपोजिट फेस में हो या टू अल्टरनेट फेस पर हो। कितने फेस है? 6 फेस है। कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो अल्टरनेट फेस क्या होगा? जैसे यहां अगर एक फेस पर एटम है तो नीचे ना हो करके यहां हो, अगर यहां है तो ऊपर वाले फेस पर ना हो करके सामने, मतलब अपोजिट फेस हो। अपोजिट फेस इसका यही होगा ना, ये एक गैप होगा तो फिर सामने हो जाएगा, तो अल्टरनेट फेस पर हो। जैसे जैसे ये है एक फेस, ये है तो अब ये तुरंत जस्ट टच हुआ है तो इसके सामने वाला अल्टरनेट फेस होगा या अपोजिट फेस होगा। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसे, इसका आप क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर, देख गया ना 8 कॉर्नर। और एटम कहां प्रेजेंट है? एटम अपोजिट टू द अपोजिट फेस पर है, तो एक फेस ऊपर मैं ले लेता हूं और एक फेस नीचे, तो दो अपोजिट फेस, ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा हो गया इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या हो गया बच्चों? इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। जल्दी लिखिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिखिएगा एनालिसिस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान रखे हो या समझ लेते हो तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे, बहुत ही आसान। आप हेडिंग लिखेंगे एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल का हम लोग एनालिसिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल है, मैं बना लेता हूं क्यूबिक यूनिट सेल एक, देखिए मैं ले लेता हूं, ऐसे बनाया, ये क्यूबिक यूनिट सेल मैं एक बना लेता हूं, चलो ऐसे बन गया, और इसको ऐसे मिला दो, मिल गया। चलिए क्यूबिक यूनिट सेल, बात समझ में आया? अब ये फेस, ऊपर वाला एक फेस है, नीचे बॉडी सेंटर है, कॉर्नर भी हो गया सा, बात समझ में आया? अच्छा ये देखिए ऊपर वाला फेस है, और फेस को अगर हम लोग ऐसे मिला दें, फेस होगा तो ये फेस सेंटर होगा ना, और फेस सेंटर पर एटम होता है, तो अगर इस कॉर्नर को ऐसे सीधे मिला दें ऐसे, और इस कॉर्नर को ऐसे सीधे मिला दें, तो इसी को बच्चों बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल बोलते हैं, फेस डायगोनल। और मान लेते हैं बॉडी में यहां कोई एटम होगा बॉडी सेंटर में, तो मान लेते हैं यहां कमरे में या क्लास में एक एटम यहां बीच में करेंगे, तो इस एटम को क्रॉस करके अगर कोई लाइन खींचे ऐसे, या इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर को ऐसे मिला दें बॉडी सेंटर को टच करते हुए, तो कितने लाइन बनेगा? एक कॉर्नर इधर मिला, दो कॉर्नर इधर मिला, और 3 कॉर्नर हो जाएगा, और फिर ये वाला हो जाएगा 4। तो बॉडी डायगोनल कितने होंगे? 4। तो यहां जो लाइनिंग ऐसे होगा क्रॉस करके, इसे हम बच्चों बोलेंगे बॉडी डायगोनल। आपको इमेजिन करना है बॉडी डायगोनल। बात समझ में आया बच्चों? देखिए समझिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट आपको याद ध्यान देना है। पहला नंबर, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होंगे? तो कितने कॉर्नर होंगे? 8 कॉर्नर होंगे। तो लिखेंगे आप 8 कॉर्नर आर प्रेजेंट। कितने कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं? 8 कॉर्नर आर प्रेजेंट। अब बताइए सेकंड पॉइंट, 8 कॉर्नर अगर है तो फेस कितना होगा? फेस 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, कितने फेस है? 6 है। चलिए मैं इसमें देख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, कितने फेस हो गए? 6। तो यहां आप लिखेंगे कितना फेस? 6 फेस आर प्रेजेंट। कितने फेस हैं? 6 फेस है, 6 फेस आर प्रेजेंट। अच्छा ये बताओ, जब फेस 6 है, फेस कितना है? 6 है, तो फेस डायगोनल कितना होगा? मान लेते ये फेस है,
ये हमारा फेस है और एक एटम प्रेजेंट है, तो फेस डायगोनल अगर हम बनाएंगे तो ऐसे क्रॉस करके मिलाएंगे, ऐसे क्रॉस करके मिलाएंगे ना, तो कितने फेस डायगोनल बने, एक इधर से कर दिया एक इधर से, तो दो ही तो फेस डायगोनल बनेंगे। तो एक फेस पर दो डायगोनल, तो 6 फेस पर कितना फेस डायगोनल, 12 हो जाएगा। तो फेस डायगोनल कितना, 12 फेस डायगोनल। कितने फेस डायगोनल होंगे बच्चों, 12 फेस डायगोनल प्रेजेंट, 12 फेस डायगोनल प्रेजेंट। बताओ, ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, एक एटम मैंने सेंटर में अंदर रख दिया। अब इसको टच करते क्रॉस करके अगर मैं मिलाऊं तो कितना मिलेगा, देखो इस कार्नर को, ये ऊपर वाला कार्नर और ये वाला मिला दे, एक बॉडी डायगोनल बना, ये एक बॉडी डायगोनल बना। चलो अब ये, अब इधर वाला नीचे वाला ले लो और ये वाला ऊपर, 2 बन गया। अब इधर आ जाओ, इधर वाला कार्नर ले ले, इधर वाला 3 हो गया, इसका ऊपर वाला ले ले और इसका नीचे वाला, तो कितना 4। तो कितने बॉडी डायगोनल होंगे, 4। तो पहला नंबर आप बॉडी सेंटर बता दो ना, तो 1 बॉडी सेंटर, 1 बॉडी सेंटर, सेंटर आर प्रेजेंट। कितने बॉडी सेंटर प्रेजेंट है बच्चों, बता दो, 1 बॉडी सेंटर। कितने बॉडी डायगोनल होंगे, 4 बॉडी डायगोनल होंगे किसी भी यूनिट सेल में, पता होना चाहिए, 4 बॉडी डायगोनल होंगे। अब आप बताएंगे कितना एज होगा, एज कितने होंगे, एज, अरे भाई एज मतलब किनारा, तो गिन लो ना, एक किनारा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना एज है, 12। तो एज सेंटर कितना, 12। तो आप लिख सकते हो 12 एज सेंटर आर प्रेजेंट। कितने एज सेंटर प्रेजेंट है बच्चों, 12 एज सेंटर। तो आपको पता होना चाहिए, इतना पॉइंट, 6 पॉइंट आपको याद होना चाहिए किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में, इतना कंडीशन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग। आपको जब तक ये नहीं पता होगा फिर आप यहां से न्यूमेरिकल आसानी से नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगर मान लेते हैं ये जो लेंथ है, इसको मैं मान लेता हूं यहां का जो एज लेंथ है, एज यही है ना, ये एज, तो एज लेंथ मैं ए ले लेता हूं। तो अब यहां एक पॉइंट आपको अभी ध्यान देना है, ऐसे अभी याद रखना, मैं इसको ड्राइव करूंगा। इफ एज लेंथ इज ए, एज लेंथ कितना हो, ए हो, देन क्या होगा, देन फेस डायगोनल इक्वल टू होता है a√2। क्या होता है बच्चों, a√2। एंड बॉडी डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा a√3। ये पॉइंट अभी आपको याद रखना है, इसको मैं ड्राइव करके आगे आपको सिखाऊंगा कि यही क्यों आया। ठीक है बच्चों, अभी आपको केवल इसको याद करना है। बात समझ में आया बच्चों, इसको आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए a√2 a√3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना पॉइंट अगर आपको पता है तो इसी पॉइंट को फॉलो करके हम लोग न्यूमेरिकल लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट यूनिट सेल में। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिखिएगा, मैं इसको पहले मिटा दूं, उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नंबर ऑफ एटम। अगला हेडिंग है, इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट यूनिट सेल। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों है नंबर ऑफ एटम इन different unit cell, number of atom in different unit cell, number of atom in different unit cell। अलग अलग यूनिट सेल में हमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, मतलब BCC, FCC, ECC और FCC में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, इंटरेस्टिंग बात है, समझिएगा।
देखिए पहले आप समझ लो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। चलिए ये हमारा एक यूनिट सेल है। अब अगर कोई एटम यहां कॉर्नर पर प्रेजेंट है, मान लेते हैं कोई ये यूनिट सेल है, ये कॉर्नर पर अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो इस कॉर्नर को कितना इस प्रकार का डिब्बा या यूनिट सेल सराउंडेड करेगा। तो अगर यहां कोई एटम प्रेजेंट है तो एक इधर लग गया, यूनिट सेल लग गया ना, और ऐसे ही एक इधर लग जाएगा। देखिए एक इधर लग गया, एक इधर भी लग गया, तो देखो 3 तो लग गए, अब एक इधर भी लगेगा 4, तो इस पॉइंट को 4 ऊपर भी आएंगे, यानी इस पॉइंट को 8 यूनिट सेल सराउंडेड करेगा। मतलब अगर यहां इसके कॉर्नर पर कोई भी हम एटम रख दें तो इस एटम को कितने यूनिट सेल घेरेंगे? 8। 4 देखो नीचे ऐसे घेर लिए टच करके, 3 ऐसे है, एक इधर से लगा सकते थे और 4 ऊपर, तो इस सेंटर को, इस पॉइंट को, इस कॉर्नर को कितने यूनिट सेल सराउंडेड करेंगे? 8। कितने? 8। तो इस एटम का कितना भाग एक यूनिट सेल के पास है? कितना पार्ट? 1/8 पार्ट है। मतलब 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के पास होगा और 1/8 इसके पास, 1/8 इसके पास, 1/8 बगल वाला 4 के पास, और फिर 4 ऊपर 1/8, और सारे लोगों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। मान लेते हैं अगर कोई यूनिट सेल है और यहां फेस पर कोई एटम प्रेजेंट है, यहां ये फेस देखिए, अगर यहां कोई एटम प्रेजेंट है तो इस एटम को कितने यूनिट सेल सराउंडेड करेंगे? 2। कैसे? अगर ये भाई इधर से एक यूनिट सेल लग गया, इधर से एक यूनिट सेल लग गया और इधर से एक यूनिट सेल, तो देखो 2। अब बीच में एटम जब आप यहां रखोगे तो बंद कर लिया ना, और सेंटर में आ गया पूरा। तो अगर फेस पर प्रेजेंट है तो 2 ही यूनिट सेल उसको सराउंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ इस एटम का 1/2 पार्ट इसके पास है, 1/2 पार्ट इसके पास। बात समझ में आया? चलिए अगर कोई एटम मान लेते हैं बच्चों बॉडी सेंटर में, अंदर इसके प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में अगर रख दें, अगर यहां अंदर अगर कोई एटम रख दे तो उसको कितना यूनिट सेल सराउंडेड करेगा? केवल एक ही तो करेगा। तो उसका 100% किसी के पास कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? क्योंकि केवल एक ही यूनिट सेल उस अंदर वाले पार्टिकल एटम को सराउंडेड करेगा। बात समझ में आया? और अगर कोई एटम एज पर, ये एज सेंटर पर प्रेजेंट कर दो तो कितना यूनिट सेल सराउंडेड करेगा? 4। कैसे? एक इधर लगा दो 2, और एक इधर लगा दोगे 3, एक इधर लगाओगे 4, तो एटम यहां बीच में है तो 4 यूनिट सेल उसको सराउंड किया। तो उस एटम का 1/4 इसके पास, 1/4 इसके पास, 1/4 इसके पास, 1/4 अदर के पास था। बात समझ में आया? तो इसी पॉइंट को बच्चों हमें लिखना है, तो नोट करिए एक पॉइंट। चलिए लिखिए, इधर है मार्कर, चलिए लिखिए। एटम present at corner, then surrounded by कितना यूनिट सेल? then surrounded by 8 यूनिट सेल। कितने यूनिट सेल से सराउंडेड होगा? 8 यूनिट सेल से सराउंडेड होगा। तो क्या होगा? then contribution of atom per unit cell, contribution of atom per unit cell इक्वल टू, एक यूनिट सेल के लिए उस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 पार्ट। कितना हो जाएगा बच्चों? 1/8 पार्ट हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। चलिए, इफ एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर, कहां प्रेजेंट हो? फेस सेंटर। इफ एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर देन सराउंडेड बाई कितना यूनिट सेल से सराउंडेड करेगा? 2 यूनिट सेल से। सराउंडेड बाई 2 यूनिट सेल। अरे भाई अगर कोई एटम यहां रख दोगे
तो एक कमरा इधर वाला घेरेगा उसको और एक कमरा जो बगल वाला है इस एटम को घेरेगा। बगल वाला थोड़ी कमरा आएगा, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो यहां अगर कोई एटम है तो उसको दो कमरा घेरेंगे यानी 2 यूनिट सेल। तो इस एटम का आधा हिस्सा इधर कमरे में है और आधा हिस्सा उधर वाले कमरे में है, तो क्या लिखेंगे? देन कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना? 1/2 पार्ट। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। अगर बॉडी सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर सराउंडेड बाई। अगर बॉडी सेंटर में है तो केवल एक ही यूनिट सेल, अगर कमरे के बीच में कोई एटम रख देंगे तो एक ही कमरा तो उसको घेरेगा, तो सराउंडेड बाई 1 यूनिट सेल। कितना यूनिट सेल सराउंडेड करेगा? 1 यूनिट सेल। तो कंट्रीब्यूशन उसका कितना होगा? कमरे पर 1 होगा। तो देखेंगे आप, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल इक्वल टू 1/1 पार्ट, यानी 1 पार्ट होगा। बात समझ में आया यहां तक? कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, एटम प्रेजेंट एट एज सेंटर। कहां प्रेजेंट हो? एज सेंटर। देन सराउंडेड बाई कितना यूनिट सेल से एज सेंटर पर? अगर यहां कोई एटम इस कॉर्नर पर कर दे तो एक कमरा इधर वाला, एक इधर, 2 उधर वाला कमरा होगा, 3 इधर वाला कमरा होगा, 4, तो 4 ही कमरा तो उसको सराउंडेड करेगा। तो सराउंडेड बाई 4 यूनिट सेल। तो 4 यूनिट सेल एक एटम को घेर रहा, तो एक एटम का कितना पार्ट एक यूनिट सेल के पास होगा? 1/4 होगा। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा बच्चा लोग? बताओ तो जल्दी से। 1/4 पार्ट। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको ये आ गया इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये आपको आना ही चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। अगर आपको ये समझ में आ गया इसका मतलब आप न्यूमेरिकल आसानी से लगा ले जाएंगे। इसको जल्दी से आप नोट करिए, फिर हम इसको आगे लिखते हैं। जल्दी नोट करिए फिर मिटाएं। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लिखते रहो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग डिफरेंट यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, जैसे अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम इन SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, तो क्या करोगे? अरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब ऐसा यूनिट सेल जहां सभी कॉर्नर पर ही एटम प्रेजेंट हो। तो कॉर्नर कितने हैं? 8 हैं। और अगर कॉर्नर होगा तो उसको 8 यूनिट सेल सराउंडेड करेंगे। तो 8 यूनिट सेल अगर सराउंडेड हो करेगा तो एक यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन एटम का होगा? 1/8। तो 8 इंटू 1/8 कर दो, इक्वल टू हो जाएगा 1 एटम पर यूनिट सेल। 1 एटम पर यूनिट सेल इंपॉर्टेंट, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एटम होगा? 1 एटम पर यूनिट सेल होगा। यहां तक समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़िए। नंबर ऑफ एटम इन FCC में बता दो नंबर ऑफ एटम।
तो एफसीसी मतलब सारे एटम कार्नर पर तो है ही, साथ में फेस सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं एफसीसी में, भाई पहले से हमें पता है। तो बताओ कार्नर कितने होंगे? 8, और कार्नर पर अगर प्रेजेंट है तो एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8, तो 8 इंटू 1/8 प्लस, अब एफसीसी में फेस पर भी तो एटम प्रेजेंट है, और कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, तो 6 कर दो। और अगर फेस पर प्रेजेंट है तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/2। कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/2, तो 6 इंटू 1/2। सॉल्व करोगे आप तो ये कटेगा और आ जाएगा 1 + 3 इक्वल टू कितना? 4 एटम पर यूनिट सेल। 4 एटम पर यूनिट सेल। और ये बच्चों आपके एग्जाम में आ चुका है, पीएमटी में आ चुका है, बीएचयू में आ चुका है। मैं बीएचयू का बीएससी का एंट्रेंस दिया था, उसमें भी आया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में भी ये आ चुका है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी किया हूं और बीएचयू में भी मेरा हो गया था एंट्रेंस में, लेकिन इलाहाबाद में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मैंने इलाहाबाद से एमएससी किया केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम निकालो। तो बीसीसी में एटम कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कितना कॉर्नर? 8, और कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 प्लस बीसीसी में बॉडी सेंटर में भी तो प्रेजेंट होगा, तो बॉडी सेंटर कितने होंगे बता दीजिए? बॉडी सेंटर होगा 1, और कंट्रीब्यूशन कितना है अगर 1 है? 1/1, तो 1/1 सॉल्व करोगे बच्चों तो आ जाएगा 2 एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना एटम होगा? बीसीसी में 2 एटम पर यूनिट सेल होगा। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ एटम इन ईसीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बता दो, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहां कहां प्रेजेंट है बताइए? कहां कहां एटम प्रेजेंट है? पहला नंबर कार्नर पर प्रेजेंट है, और सेकंड कहां प्रेजेंट है बच्चों? सेकंड प्रेजेंट है 2 अपोजिट फेस। कार्नर पर प्रेजेंट है एंड 2 अपोजिट फेस पर प्रेजेंट है। तो निकाल लो ना, कैसे निकालेंगे बताइए? जल्दी से निकालिए, कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए, यहां आप सारे कार्नर पर प्रेजेंट है, तो 8 इंटू 1/8 कर दो, प्लस कितना? 2 अपोजिट फेस है, तो यानी 2 इंटू, अगर एक फेस है तो कितना करेंगे? 1/2, तो सॉल्व करोगे 8 कार्नर का ये हो गया, और 2 ही अपोजिट फेस है ना, एक इधर एक इधर, 2 अपोजिट फेस, और एक फेस पर अगर है तो 2 कमरा सराउंडेड करेगा, 2 ही कमरा ना, तो 1/2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बताइए? आ जाएगा 1 + 1 इक्वल टू कितना? 2 एटम पर यूनिट सेल। 2 एटम पर यूनिट सेल। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस पर मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। इस पर न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। चलिए न्यूमेरिकल लिखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा दूं। चलिए जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है, यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला डराइव करना है। तो न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड पर, मैं लिख लिया हूं एक पेज पर, आप लोग भी सॉल्व करिए जल्दी से। क्या कह रहा है? कंपाउंड लिखिए क्वेश्चन। ए कंपाउंड, कोई कंपाउंड है, फॉर्म्ड बाई, कंपाउंड फॉर्म्ड बाई 2 एलिमेंट, फॉर्म्ड बाई 2 एलिमेंट ए एंड बी। 2 एलिमेंट से मिलकर के बन रहा ए एंड बी। फॉर्म ए क्रिस्टल, फॉर्म ए क्रिस्टल, फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस, फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस इन विच, जिसमें, इन विच, जिसमें ए एटम, इन विच ए एटम आर प्रेजेंट,
ए एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पर, एंड बी एटम आर प्रेजेंट, बी एटम आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, बी एटम आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, derive the formula of compound, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड का फार्मूला आप डिराइव करिए। चलिए ये क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, जल्दी से ट्राई करिए, बताइए। चलो मैं ही ट्राई कर लेता हूं, आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व करिए, और नहीं आ रहा तो आप सॉल्यूशन इसका देखिए। देखिए ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट, दो एलिमेंट ए एंड बी से कोई कंपाउंड बन रहा है। ए एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पर, एंड बी एटम आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, ड्राइव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ए। तो ए एटम का संख्या कितना होगा, कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पर, कितने कॉर्नर, 8, कितना कंट्रीब्यूशन 1/8, तो क्या हो जाएगा 1 एटम, ए के कितने एटम हो जाएंगे 1 एटम। फिर नंबर ऑफ बी एटम निकाल लो, तो बी एटम कहां, बी एटम है फेस पर है ना, और फेस कितने होंगे 6 होगा, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, निकाल लो कितना 3 एटम हो जाएंगे बी के। तो दोनों का रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना 1:3, 1:3 का रेशियो आएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या हो जाएगा, ए का कितना 1 और 3, बी कितना होगा AB3, तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब यही कंडीशन दे दिया जाए, अगर आपको इसी क्वेश्चन में और ऐड कर दिया जाए कंसेप्चुअल, इसको आप नोट करिएगा, और इसी में कंडीशन अगर दे दिया जाए, मैं कंडीशन लिख रहा हूं फिर आप इसको सॉल्व करिए। देखिए कंसेप्चुअल यहां है कंडीशन, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। चलिए क्या कह रहा, इफ कंडीशन दे दिया, उसी क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू कर दिया गया। इफ half of the face center atom are present, अगर पूरा नहीं प्रेजेंट होकर के हाफ अगर प्रेजेंट है, half of the face center are present, then derive the formula of compound, उस कंपाउंड का फार्मूला आप डिराइव करिए। कंडीशन दे दिया, कितना प्रेजेंट है हाफ ऑफ द फेस, फेस कितना होता है 6, और हाफ इसका अगर निकालोगे तो 6 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ ए एटम, ये तो आप पहले निकाल चुके हो, 8 × 1/8 = 1 एटम। और बी का कंडीशन दे दिया, नंबर ऑफ बी एटम फिर से निकाल लो। अगर फेस सेंटर केवल देता तो पूरा लिखते हैं 6, लेकिन हाफ तो 6 का आधा कर दो, 3 × 1/2 = कितना 3/2 एटम, 3/2। तो रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालिए, रेशियो ऑफ A:B, तो क्या हो जाएगा 1:3/2, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 2:3। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंपाउंड क्या हो जाएगा, फार्मूला बता दीजिए, फार्मूला हो जाएगा A2B3। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आया, बताइए कोई प्रॉब्लम, यस या नो, कमेंट करके आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है हो तो आप उस बताया करिए। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं और दे रहा हूं, और इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर का भी लिंक कर दिया गया है, जो आप पढ़ चुके हो 11th में, मोल कॉन्सेप्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल इसमें मिक्स है।
देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। अगला न्यूमेरिकल है बच्चों, अगला न्यूमेरिकल है, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, पेज पर मैंने लिख लिया है पहले से ही। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, पोटेशियम पोटेशियम क्रिस्टलाइज पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस calculate approximate number of unit cell in 2 ग्राम पोटेशियम। 2 ग्राम पोटेशियम में कितना यूनिट सेल होगा, और ब्रैकेट में दे दिया पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास इसका 39 ग्राम पर मोल है। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। बताइए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, एस या नो। पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। पोटेशियम मेटल है, कह रहा है कि क्रिस्टलाइजेज है, मतलब पाया जाता है बीसीसी के फॉर्म में। तो बीसीसी में पहले हम नंबर ऑफ एटम तो निकाल लें। नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी हमें पता है, बीसीसी में कहां कहां एटम प्रेजेंट होते हैं, कार्नर पर यानी 8 इंटू 1/8, और बॉडी सेंटर पर यानी 1 इंटू 1/1 इक्वल 2 एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, 2। एक यूनिट सेल में 2 एटम, एक यूनिट सेल में 2 एटम। तो 10 यूनिट सेल में कितने एटम, 20 एटम। 50 यूनिट सेल में कितने एटम, 100 एटम। तो हमसे यूनिट सेल पूछा जा रहा है, तो अगर हम एटम निकाल ले तो जस्ट हाफ कर देंगे तो यूनिट सेल मिल जाएगा, क्योंकि एक यूनिट सेल में 2 एटम, एक यूनिट सेल में 2 एटम। तो 5 यूनिट सेल में 10 एटम, या 10 एटम में कितने यूनिट सेल, 5 हो जाएगा, जस्ट हाफ कर देंगे। बात समझ में आया। तो हम नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, जस्ट बाई 2 कर देंगे, हमें मिल जाएगा यूनिट सेल। चलिए ये हमें पता है। अब मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको पता है नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन 39 ग्राम। 39 ग्राम अगर पोटेशियम एटम होगा, 39 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होगा 39 ग्राम। तो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन 39 ग्राम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पोटेशियम एटम होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपसे कहा जाए बच्चों नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन 1 ग्राम में बता दो, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड कर दोगे ना कितने से, 39 से इंटू 1। कहा क्या रहा है, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम में पहले हम पोटेशियम एटम निकालेंगे तो यूनिट सेल अपने आप मिलेगा। तो निकाल लो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन 2 ग्राम। तो क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड कर दोगे 39 इंटू कितने से, 2 से। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो अब ये आ गया क्या, पोटेशियम एटम की संख्या। लेकिन हमसे पूछा क्या रहा है, यूनिट सेल का नंबर। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम पता चल जाए तो जस्ट हाफ करोगे तो नंबर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 एटम पर यूनिट सेल होगा, एक यूनिट सेल में 2 एटम, तो इतने में कितना, जस्ट हाफ कर देंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू 1/2 कर देंगे। क्यों 1/2 किया, क्योंकि एक यूनिट सेल में 2 एटम, तो यूनिट सेल निकालना तो जितना एटम हो जस्ट डिवाइड कर दो। तो 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 39 इंटू 2 से कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बच्चा
6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 39 और ये बोला जाएगा यूनिट सेल। दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम बताइए? कोई प्रॉब्लम? जल्दी से इसको नोट करिए और इसको आसानी से आप एक बार फिर से पढ़िएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। सॉलिड स्टेट का अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लगातार वीडियो देखिए और इसका जो है आप नोट्स भी बनाते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट हो जाइए, वहां भी डाउट आपका बताया जाता है। 9792830180 कंटिन्यू आप डाउट यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।